नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत हो चुकी है दिन की, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा, बिल्कुल पावर पैक्ड रहने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की बात तो करने वाले हैं, साथ ही साथ आज क्या घटनाक्रम रहने वाला है ये भी आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल, मैं हूं आशा, मेरे साथ मेरी सहयोगी भावना, और वो कहते हैं कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इसी सुविचार के साथ हमारी कोशिश इस शो से हमेशा ये रहती है कि हम भारत के आत्मनिर्भर होते हुए चेहरे की तमाम तस्वीरें इस मन से करें साझा। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त सबसे पहले सुर्खियों का। आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दे सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस की तैयारी। केरल में बीजेपी का संगठन मजबूत करने पर जोर। आज पार्टी मुख्यालय में नवनिर्वाचित पार्षदों को गृह मंत्री अमित शाह देंगे जरूरी मंत्र। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश में सरकार चुनने के लिए वोटिंग जारी। बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच चुनावी जंग। आज ही होगी मतों की गिनती, कल आएंगे नतीजे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में व्हाइट हाउस में मिले ट्रंप और नेतन्याहू। अमेरिका का ईरान से परमाणु समझौते पर बातचीत जारी रखने पर जोर, तो वहीं ईरान ने कहा अपनी मिसाइल क्षमता से समझौता नहीं मंजूर। और खेल जगत से टी20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला नामीबिया से। जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई। तो लोकसभा में आज श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित कराने के लिए रखने वाले हैं। इसके अलावा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक और जन विश्वास विधेयक की जांच कर रही संयुक्त समितियों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी आज लोकसभा में उसे पेश किया जाएगा। बात ऊपरी सदन की करें तो राज्यसभा में बजट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी। इससे पहले कल लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट पर चर्चा का जवाब दिया और सरकार की सफलताओं और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही नहीं बल्कि जल मार्गों पर भी ध्यान केंद्रित है। यह भी कहा गया कि देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक ऐसा केंद्र बनाने की योजना है जहां शिक्षा, प्रशिक्षण, मरीजों का इलाज सभी एक जगह उपलब्ध होंगे। साथ ही विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें दावा किया जा रहा था कि कुछ राज्यों को बजट में फंड ही नहीं दिया गया। %41 it is that we have transferred to the states. We have not reduced any state's transferred devolvable tax which has to go, and that I will also bring in the details. Total resources to be transferred to the states, including the devolution of states' share in taxes and releases that are made under the centrally sponsored scheme in 26-27, the coming year, is estimated to be at 25.44 lakh crores. इतना पैसा स्टेट्स को जाएगा इस साल, आने वाले साल 25.44 lakh crores. This entails an increase of 2.70 lakh crores. ये पिछले इस साल जो मार्च तक है उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का इंक्रीज है 25-26 में, और 3.78 lakh crore more than the actuals of 24-25. So इतना स्पष्ट इंक्रीज स्टेट्स को जा रहा है। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटा तो है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर सत्ता पक्ष को आपत्ति है और उनके खिलाफ स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की तैयारी है।
दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील और कुछ अन्य मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की, कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि वो तथ्यों और सत्यों से परे थे और राहुल गांधी ने जो ये तमाम बातें कही उनके वो सबूत ही पेश नहीं कर पाए। यहां तक कि कई बार स्पीकर ने उन्हें नियमों के तहत और बजट पर अपनी बात रखने की बात कही। पहले सुनते हैं राहुल गांधी के बयान, फिर जानते हैं कि सरकार का क्या कहना है। No need for data localization. Limit on digital tax. No need to disclose any source code. What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं, बिना ऑथेंटिकेशन किए। आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2013 में होने वाली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक थी उसमें किसानों के हितों से समझौता कर आई थी। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि विश्व व्यापार संगठन की बाली की मीटिंग में जाकर समझौता करने वाले ये लोग हैं। WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक था, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। और इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आज भी अगर संसद के बजट सत्र की बात की जाए तो आज भी कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। साथ ही बजट पर जो चर्चा है उसका जवाब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में देंगी। कल भी हमने देखा कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे उन सभी का जवाब उन्होंने लोकसभा में दिया। आज राज्यसभा में क्या मुख्य बिंदु वित्त मंत्री रख सकती है? देखिए, जब बजट पर चर्चा होती है और इसमें सत्ता और विपक्ष के तमाम सांसद हिस्सा लेते हैं तो उस वक्त जो बिंदु उठाए जाते हैं उसका हम देखते हैं कि जब जवाब आता है वित्त मंत्री की तरफ से तो सिलसिलेवार उठाए गए मुद्दों पर वो सरकार का पक्ष या फिर जवाब रखती है। और हमने लोकसभा में देखा कि जिस तरह से ये बात कही गई कि पश्चिम बंगाल को लेकर या फिर राज्यों को बजट आवंटन को लेकर या राज्यों को पैसा देने को लेकर उसको सिलसिलावार तरीके से वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरह से राज्यों को पैसा दिया जा रहा है और उसमें कोई कटौती नहीं हुई है, बल्कि कई राज्यों में आप देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी भी हुई है। तो हमने देखा बाकी जो मुद्दे उठाए गए उसका भी जवाब वित्त मंत्री ने दिया। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह से बजट चर्चा के दौरान लोकसभा में सरकार पर आरोप लगाए थे उसका भी जवाब वित्त मंत्री ने दिया और कहा कि 2013 में WTO में किसने सरेंडर किया था वो सब जानते हैं और जब मोदी सरकार आई तब उसमें बदलाव किया तो आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, क्योंकि हम पीडीएस के जरिए अनाज किसानों से खरीद रहे हैं। किसानों को भी फायदा हो रहा है और गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित हो रहा है। देखिए, दूसरी बात यह है कि राज्यसभा में जो कुछ चर्चा हुई है, कल हमने चर्चा देखी और आज जब चर्चा होगी उसमें जो बिंदु उठाए गए हैं उसका भी जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से उम्मीद है। निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, हम तीसरी इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ते हुए जो तमाम हमारे जो मानक है वो उसमें सुधार हो रहा है, इसकी चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही साथ बजट प्रस्तावों में जो कुछ रेलवे को लेकर हमने देखा कि जिक्र किया था लोकसभा में वित्त मंत्री ने कि किस तरह से वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही, हाई स्पीड कॉरिडोर
उन सब का भी जिक्र राज्यसभा में हो सकता है। अब दोपहर बाद कहा जा रहा है, हालांकि समय आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन 5 बजे वित्त मंत्री बजट चर्चा पर जवाब दे सकती है राज्यसभा में। और जी। लोकसभा में आज आप जानते हैं जी। प्रश्नकाल होना है और एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होनी जो कल पेश हुआ था। मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री उस चर्चा के लिए उस बिल को रखेंगे। शैलेंद्र, हमने देखा कि गतिरोध टूटा और जमकर लगातार बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी पक्ष कर रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, ऐसे में राहुल गांधी से जवाब की उम्मीद कब तक की जा सकती है, जिस तरह से उन्होंने तथ्य और सत्य से परे कई बयान रखे हैं संसद में? ये देखिए, किरण रिजिजू ने कहा था कि वो लोकसभा अध्यक्ष से नोटिस देकर शिकायत करेंगे कि राहुल गांधी ने जो कुछ सदन के अंदर कहा उसे वो ऑथेंटिकेट करें, प्रमाणित करें कि उसमें तथ्य नहीं है, वो तथ्यहीन बातें करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष उनसे कहें कि वो एक तय समय तक 5 बजे तक कहा गया था कि ये बताएं कि कहां से उन्होंने ये बात कही और उसके पीछे क्या आधार है, क्या तथ्य है। क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर आप कोई गलत बयानी नहीं कर सकते या फिर कोई जो तथ्य नहीं है ऐसी बातें नहीं कर सकते, उसको आपको प्रमाणित करना होता है। तो ये कहा गया था कि अगर ऐसा राहुल गांधी नहीं करते तो सदन के अंदर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लाया जा सकता है। तो आज इस पर निगाहें होंगी कि क्या आज ही सरकार की तरफ से उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाया जाएगा, क्योंकि इसकी तैयारी और इसके संकेत कल ही मिल गए थे कि पहले लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया जाएगा और अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं, जो तथ्य उन्होंने रखे जो एक तरह से गलत है, अनर्गल है, तो फिर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाया जाएगा। चलिए, देखना होगा कि आज संसद की कार्रवाई कैसे चलती है। गतिरोध टूटा है तो उम्मीद यही कही जा रही है कि प्रोडक्टिव होगा अब आने वाला सेशन। इसी के साथ चलें, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं अब नया सवेरा में बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज नई दिल्ली में केरल के जो नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद हैं उनकी वर्कशॉप को संबोधित करने वाले हैं। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य भाजपा को संगठन के तौर पर और भी मजबूत बनाना है। अमित शाह इस अवसर पर पार्टी के रणनीतियों और नीतियों पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही पार्षदों को अपने कार्यक्षेत्र में पार्टी की उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। इस वर्कशॉप में केरल के विभिन्न नगर निगमों और स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद हिस्सा लेंगे। अमित शाह के संबोधन में संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी रणनीतियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अमित शाह केरल के जो नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद हैं उन्हें संबोधित करने वाले हैं, जहां पार्टी की रणनीतियों पर प्रकाश डाला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों का रुख कर लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में बांग्लादेश आज सुर्खियों में है, क्योंकि बांग्लादेश में हो रहे हैं आम चुनाव। बांग्लादेश में आज कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वहीं मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुका और शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। अब इसमें 299 निर्वाचन क्षेत्र के 42,770 से ज्यादा जो मतदान केंद्र हैं उन पर वोटिंग हो रही है। शेरपुर 3 सीट पर एक उम्मीदवार की मृत्यु की वजह से वहां मतदान स्थगित है। 12 करोड़ 77 लाख मतदाता आज बांग्लादेश की किस्मत तय करने निकले हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने नागरिकों से शांतिपूर्वक मतदान करने और परिणामों को स्वीकार करने का आग्रह किया है और चेतावनी भी दी है कि किसी भी अप्रिय घटना से सख्ती से निपटा जाएगा। चुनाव के मद्देनजर सेना के सहयोग से लगभग 9,58,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो बांग्लादेश में संसदीय चुनाव है। 2024 के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं बांग्लादेश में, जहां बीएनपी और जमात के बीच अहम मुकाबला है। मतदान के बाद आज ही मतगणना, कल नतीजे घोषित होंगे। और जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता से बांग्लादेश इस वक्त जूझ रहा है, एक स्थायी नेतृत्व की दरकार है बांग्लादेश को। तो उस लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि कार्यवाहक सरकार की अगर बात की जाए, यूनिस सरकार जो है वो हर मोर्चे पर फेलियर साबित हुई है। तो उस लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम है। लेकिन बांग्लादेश में ये तमाम चुनावी मुद्दे आखिरकार क्या रहे, जिन पर जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, जो तमाम वादे किए जा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं तमाम उम्मीदवारों द्वारा, और इन्हीं उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज तय करेगी बांग्लादेश की जनता।
बिल्कुल, जिस तरीके से बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ किया गया था 2024 के बाद, अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की रही थी, जिसके बाद कई समीकरण यहाँ बदले और अंतरिम सरकार के बाद कहा जा रहा था कि आम चुनाव जल्द से जल्द होंगे, लेकिन 1.5 साल लग गया इन आम चुनावों को करने के लिए। और इस बीच हमने देखा कि कई बार बांग्लादेश में हिंसा का माहौल रहा और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए गए। इस बार बांग्लादेश की जनता यही चाह रही है कि एक स्थिर सरकार आए, एक ऐसा नेतृत्व आए जिस पर बांग्लादेश की जनता भरोसा कर सके और बांग्लादेश में जो अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है और अर्थव्यवस्था चरमराई है, वो मजबूत हो सके। इस समय हमारे साथ ढाका से नवल सिंह परमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा नवल सिंह का रुख करेंगे। नवल सिंह, इस समय बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं, क्या स्थिति वहां नजर आ रही है? सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है? और मतदान प्रतिशत की बात करें तो क्या कुछ अभी तक कुछ आंकड़े सामने आए हैं? लोगों में क्या कोई उत्साह दिख रहा है? जी, देखा जाए तो आज बड़ा अहम दिन है बांग्लादेश के लिए। आज आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है कि रेफरेंडम, जो जनमत संग्रहण भी हो रहा है, तो उसको लेके जो अपडेट्स, जनमत संग्रहण का जो रिजल्ट आएगा वो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा और उसके ऊपर काफी सारी जो बात जो है निर्भर करती है बांग्लादेश का फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि जो रेफरेंडम है उसमें 47 मुद्दे हैं वो क्लब किए गए हैं और जिसको लेके मतदाताओं को केवल हाँ या ना बोलना है, उनका व्यक्तिगत कोई चॉइस नहीं है। और ये रेफरेंडम जो है, जनमत संग्रह जो है, उसको अगर हाँ वोट ज्यादा मिले तो कुछ एडवाइजर है जो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनके कहने के मुताबिक आने वाले समय में जो अभी एमपी चुने जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे इस इलेक्शन के थ्रू 299, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बंधारण सभा है उसके मेंबर बनेंगे और पहले 6 महीने तक, 180 दिन तक वो बंधारण सभा के सदस्य रहेंगे और जो बांग्लादेश का बंधारण है उसको अपडेट किया जाएगा या तो चेंज किया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के अभी का जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई रेफरेंडम का जो है उसमें कोई जोगवाई नहीं है। और ऐसी स्थिति में यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन के बाद भी वो अपना जो सत्ता का जो सूत्र है उनके हाथ में रहे। जो तारिक रहमान और बीएनपी पार्टी, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको मुख्य जो कंटेंडर माना जाता है और जिसको जीतने की उम्मीदें जताई जा रही है, तो कुछ भी करके बांग्लादेश में यूनुस एंड उसका जो कोटरी कंपनी है उन लोगों ने इस तरीके से रेफरेंडम मतदान के साथ लगाया है ताकि आने वाले समय में अनिश्चितता का दौर जारी रहे और उसका लाभ जो है यूनुस और उनके साथ जो पार्टी, फंडामेंटलिस्ट पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, उनको लाभ मिले जिनको इलेक्शन में जीतने की गुंजाइश कम है। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शुरू से रेफरेंडम का इलेक्शन के साथ रखने से विरोध किया था, लेकिन बाय हुक और क्रुक यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें घुसाया है और उनको कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न पावर्स है उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। और नवल, ये अपने आप में इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा कि एक तरफ चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराना है, साथ ही साथ रेफरेंडम भी है। लेकिन अगर कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से देखा जाए, लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीएनपी की पुरजोर वापसी होगी, लेकिन नंबर गेम क्या कहता है? अगर नंबर्स उस लिहाज से नहीं आते तो क्या जमात के साथ गठबंधन करने पर आमादा रहेगी बीएनपी? जमात ने तो पिछले 1 महीने से 2-3 ओकेशन पे बोल दिया कि हम नेशनल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट में हिस्सा बनने के लिए तैयार है, लेकिन बीएनपी ने मना कर दिया। भूतकाल में जब देखा जाए तो बीएनपी का गवर्नमेंट था 2001 से 2006 के दौरान, जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी, उस दौरान जमात इस्लामी के 2 मेंबर जो है उनके कैबिनेट का हिस्सा थे, मिनिस्टर थे और उनका कोलिजन गवर्नमेंट रहा है। लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान और उससे पहले जमात और बीएनपी के बीच में जिस तरीके से वाक युद्ध हुआ है उसको देख के और बीएनपी को उनको अवामी लीग जब कंटेस्ट नहीं कर रहा है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसका बड़ा वोट बैंक है, वो जब कंपटीशन से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में बीएनपी अपने आप जीतने की क्षमता में है और उनको लग रहा है कि बीएनपी जीतेगा। तो बीएनपी ने कैंपेन के दौरान मना कर रखा है कि भाई हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, हमें किसी का वो जरूरत नहीं रहेगा। उनका कोलिजन भी है, वो ठीक ठाक मजबूत भी है।
तो अगर ज्यादा कोई स्टेट मशीनरी का मिसयूज नहीं होता है, जिसकी आशंका बीएनपी की ओर से जताई जा रही है, क्योंकि जमात इस्लामी जो उनका ओपोनेंट ग्रुप है, दैट इज द पार्टी बिहाइंड थ्रोन, जिनको यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा समर्थन है, और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है जमात के समर्थन से और जो स्टूडेंट पार्टी है उनके समर्थन से बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में स्टेट मशीनरी जो है उसका किस तरीके से जो इम्पार्शियल रोल रहता है, रवैया रहता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये इलेक्शन का रिजल्ट स्टेट मशीनरी कितना न्यूट्रल रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर स्टेट मशीनरी ने कुछ गड़बड़ की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर रखा है ऑफिसर्स का एंड बाकी जो पोलिंग जो स्टाफ है उनका, उसको चलते बीएनपी और काफी लोग जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है उनको लग रहा है कि स्टेट मशीनरी का मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल यही बिल्कुल नवल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से चुनाव जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक संशय जरूर बना हुआ है, लोगों में एक ट्रस्ट की कमी जरूर यहां नजर आ रही है, क्योंकि अवामी लीग भी इस बार चुनावी मैदान से दूर है। अगर 3 बड़े फैक्टर्स आपसे पूछूं नवल में, वो 3 बड़े फैक्टर्स क्या होंगे जो बांग्लादेश के राजनीतिक समीकरण को बदलने में एक अहम भूमिका निभाएंगे? देखिए, एक तो जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल में बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर का हालत जो रहा है बहुत खराब रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पे तो मुश्किलें पहले भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, प्राइस राइज था, और देखा जाए तो करप्शन, वो इश्यू थे शेख हसीना के खिलाफ भी थे। उस टाइम पे एंटी इनकम्बेंसी था उनके खिलाफ। उसके बाद जो है उनका जो शेख हसीना का रिजिम चेंज हुआ, तो उसके बाद दूसरा एक मुद्दा जो उसमें जुड़ा वो है लॉ एंड ऑर्डर का पुअर कंडीशन। और जैसा कि पूरे 1.5 साल में देखा जाए तो बुरा हाल रहा है। उसको लेके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था या जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो सब भी रुक गए, और जो लोगों का कॉन्फिडेंस, जो बिजनेस लॉबी है, बिजनेस पर्सन है, उनका कॉन्फिडेंस हिल गया, क्योंकि पुअर लॉ एंड ऑर्डर में कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो बांग्लादेश में आरएमजी सेक्टर हो या बाकी बिजनेस जो है वो पूरा चरमरा गया है पिछले 1-1.5 साल से, और काफी लोग ढाका में जो रह रहे थे उनको रिवर्स माइग्रेशन करना पड़ा। ये हालत है इकोनॉमी का। तो ऐसी स्थिति में तो मुख्य मुद्दे जो है वो रहेगा इन्फ्लेशन, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ स्टेबिलिटी और नवल, बहुत संक्षिप्त में एक चीज और समझना चाहेंगे कि इन चुनावों का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि जब हम शेख हसीना सरकार की बात करते हैं तो बहुत मधुर रिश्ते रहे थे भारत और बांग्लादेश के उस समय में। ऐसे में अब नई सरकार जब बनती है, इसका क्या कूटनीतिक असर हम देख पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। भारत और बांग्लादेश का 4,500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और वो भारत के कई सारे स्टेट्स के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर जुड़ने की वजह से और करीबी हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, हिस्टोरिकल लिंकेज, और जिस तरीके का हमारा ट्रेड रहा है, कल्चरल एक्सचेंज रहा है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट रहा है, उसको देख के दोनों देशों के बीच में बड़े लेवल का बायलैटरल रिलेशन है। और ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो भारत के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर किसी भी कोई भी आके सत्ता में बैठ जाए और ढाका में 5 लाख लोगों को इकट्ठा करके अगर वो केओस कंडीशन क्रिएट करके किसी को अपदस्थ करके खुद बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति वाला और ऐसा जो एडमिनिस्ट्रेशन ढाका में या बांग्लादेश में रहेगा। बहुत अहम बात आप नवल कह रहे हैं कि बांग्लादेश की अब यही पुकार है कि वहां पर एक स्थिर सरकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित विश्व के अग्रणी ऑर्गेनिक उत्पादों के व्यापार मेले बायोफैक 2026 में भारत ने कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा भारत की भागीदारी का जो आयोजन है वो एक प्रभावशाली और प्रमुख उपस्थिति के साथ कर रहा है, और इस माध्यम से दुनिया भर में भारत की जो समृद्ध कृषि विरासत है, जैविक खेती है, परंपरा और विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की उभरती हुई साख को एक बेहतरीन मंच प्रदान कर रहा है। आइए अब बात करते हैं हमारे खूबसूरत संस्कृति और परंपरा की, जो हमारे उत्सव का भी आईना है। बात
महाशिवरात्रि की, जो कि एक महज दिन नहीं बल्कि एक धार्मिक पर्व है और एक ऐतिहासिक पल भी, जब महर्षि दयानंद सरस्वती को टंकारा के शिव मंदिर में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस दिन ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया और उन्हें आर्य समाज का महान संत और समाज सुधारक बना दिया। यही कारण है कि हर साल ऋषि बोध उत्सव के रूप में इस दिन को पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन जब भक्त शिव की पूजा के माध्यम से भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। वही यह दिन आर्य समाज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह वही दिन था जब आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती को टंकारा के शिव मंदिर में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका जीवन एक नया मोड़ लेता है। इस दिन की पूजा, तप और ध्यान ने उन्हें वेदों के गूढ़ ज्ञान और सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। टंकारा के शिव मंदिर का महर्षि दयानंद के जीवन में विशेष महत्व है। यह वही स्थान है जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा के नए अध्याय की शुरुआत हुई। इस मंदिर में महर्षि दयानंद ने सत्य, ज्ञान और वेदों के महत्व को समझा और अपने जीवन को इन्हीं सिद्धांतों के लिए समर्पित कर दिया। आज यह मंदिर न केवल तीर्थ स्थल है बल्कि महर्षि दयानंद के विचारों का प्रतीक बन चुका है। हर साल ऋषि बोधिसत्व उत्सव महर्षि दयानंद सरस्वती की ज्ञान प्राप्ति और समाज सुधार की यात्रा को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह उत्सव महर्षि की सत्य की खोज, समाज सुधार और भारत को प्रगति की राह दिखाने के लिए उनके योगदान का स्मरण कराता है। यह न केवल महर्षि की आध्यात्मिक प्रेरणा का उत्सव है बल्कि उनके क्रांतिकारी विचारों को समर्पित ऐसा पर्व है जो आज भी समाज में जागरूकता और बदलाव की लहर पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर पेश करते हैं ये उत्सव। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पारा कर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और आइए रुक करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों का हमारी प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए।
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों में समाचार पत्र आ चुके हैं, तो पहली खबर आपको बता देते हैं। और अब जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। स्पेशल एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जहां 3 मिनट 10 सेकंड तक राष्ट्रगीत के लिए सावधान मुद्रा में खड़ा रहना पड़ेगा। साथ ही स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद पढ़ाई जो है वो शुरू होगी। और वंदे मातरम के 150 साल हाल ही में पूरे हुए हैं। एक राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है वंदे मातरम, और केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। और गृह मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश हैं, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन एक साथ अब गाए जाएंगे। सिनेमा हॉलों में ये जरूरी नहीं है। और आइए रुक करते हैं दूसरी खबर का, जो कि वायु शक्ति से जुड़ी हुई है कि कैसे पाकिस्तान की सीमा के करीब अब वायु शक्ति गरजेगी और ऑपरेशन सिंदूर की झलक यहां पर दिखेगी। तो पाकिस्तान बॉर्डर के पास वायुसेना के करीबन 77 फाइटर जेट, 43 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे और इसमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखाई देगी। अब इसमें राफेल से लेकर जगुआर तक हिस्सा लेने की भी खबर है, और साथ ही साथ किस तरह से जो भारत की सैन्य शक्ति है वो लगातार आत्मनिर्भर हो रही है, लगातार मजबूत हो रही है, और उसमें हम वायु शक्ति कैसे आने वाले सालों में और इसे सशक्त बनाएगी, ये इसी के जरिए हम पता कर पाएंगे। और जो तीसरी खबर हम लाए हैं, जब आप सड़कों पर उतरते हैं तो सबसे पहले चिंता आपकी होती है कि कहीं ट्रैफिक से 2-4 तो नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इसी ट्रैफिक के दौरान अगर आपको सड़कों पर ये जो गाड़ियां चलती हैं तब आपको म्यूजिकल रोड सुनाई दे, यानी कि म्यूजिक सुनाई दे आपको रोड पे चलते चलते, तो म्यूजिकल रोड जो है वो एक शुरू हुई है। और वहाँ आप सुनेंगे जय हो। कोस्टल रोड कॉरिडोर पर यात्रा करने वाले वाहन चालक अब निर्धारित गति सीमा पर विशेष रूप से बिछाए गए खांचों पर गाड़ी चलाते समय मशहूर गाना जय हो की धुन बजाई जाएगी। और इसके साथ ही ये सड़क भारत की पहली म्यूजिकल रोड बन गई है। जी हाँ, तो भारत लगातार तरक्की कर रहा है और भारत की सड़कें भी अब म्यूजिकल हो रही हैं। चलिए, तो अखबारों की सुर्खियों में ये खास खबरें, लेकिन क्योंकि बात हमने तरक्की की और तकनीक की तो टेक टॉक में जुड़ी अब डालते हैं इस खास खबर पर नजर। भारत के अंतरिक्ष यात्री और अशोक चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने गगनयान मिशन की जटिलताओं के बावजूद लगातार उत्साह के साथ आगे बढ़ने और आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया है। इंडिया यूएस स्पेस बिजनेस फोरम में उन्होंने अपने एक्सियोम मिशन के अनुभव साझा किए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में अहम बताया। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन का उद्देश्य 2027 में 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजना है, जिससे भारत अंतरिक्ष यान करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल होगा। 4 चयनित अंतरिक्ष यात्रियों में से एक शुभांशु शुक्ला का कहना है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी हो, भारत का अंतरिक्ष सपना जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहेगा। Systems like Gaganyaan and Bharatiya Antariksh Station require setting up of a huge industrial base of making those systems in-house in the country. And this is not like we have done one mission and we are over with that. These are going to be repeated missions that are going to go over and over again. So it is not just about developing the technology, but producing it in scale over a period of time. So all that will help create jobs, develop the industrial base that we need, and also have the technology in-house. So these are the skills that we will develop over time. But what unique things we will come up with, we will see. Time will tell. और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें अराउंड द वर्ल्ड में। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन को समर्थन देने के 90 अरब यूरो के ऋण पैकेज को दी मंजूरी। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने कल मतदान कर 3 विधायी प्रस्तावों को अपनाया। इससे यूरोपीय संघ 2026-2027 के लिए यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान कर पाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। नेतन्याहू ने कहा कि वे चाहते हैं कि वार्ता में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और हमास साथ ही हिजबुल्लाह जैसे उग्रवादी समूह को समर्थन देने के मुद्दे भी शामिल किए जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश और तेजी से एनर्जी एक्सपोर्टर भी बन रहा है। मेक्सिको के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में 2025 में शुरू हुए खसरे के प्रकोप से अब तक कम से कम 28 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 9,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
और अब बात आपकी बचत से जुड़ी हुई। तो आज के मनी मंत्र में हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग के क्या ऑप्शन है, क्योंकि समझदारी और रणनीति के साथ निवेश करना जरूरी है और कम जोखिम बेहतर है। वैसे में आपके पास निवेश के विकल्प के तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट एक बहुत बेहतरीन विकल्प है। इसके साथ साथ आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, जो कि बहुत ही कन्वेंशनल तरीका है अपनी सेविंग्स को बचाने का, और पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम है उसके जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। इसके साथ नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस, और साथ ही म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, और साथ ही रियल एस्टेट या REITs, गोल्ड सिल्वर ETF लेकर भी आप निवेश कर सकते हैं। ये सभी विकल्प हैं जिसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं और हाई रिटर्न ले सकते हैं। तो स्मार्ट निवेश में ही स्मार्ट रिटर्न आपको हासिल होंगे। और आइए बात करते हैं खेती किसानी से जुड़ी खबरों की कृषि जगत में। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कृषि परिदृश्य में उत्साहजनक बदलाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक धान की खेती के साथ अब किसान फसल चक्र परिवर्तन को अपनाते हुए दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। सरसों, चना, मक्का के साथ साथ रागी की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। ये बदलाव किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ भूमि की उर्वरता बनाए रखने, जल संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। धमतरी में महिला किसानों की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिल रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं खेतों में मेहनत कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और खेल जगत में क्या कुछ खास हो रहा है, आइए देखते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में। बात करते हैं ICC T20 विश्व कप की। आज भारतीय टीम का सामना नामीबिया से। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को हराया था, वहीं नामीबिया की टीम को अपने पहले मैच में नीदरलैंड से हार का मुंह देखना पड़ा। बिगुल बजाने के बाद अब टीम इंडिया की नजर अपने दूसरे मुकाबले को भी जीतने पर है। टीम का सामना दिल्ली में नामीबिया से है, यानी कि मैन इन ब्लू के पास बेंच स्ट्रेंथ को टटोलने का एक और मौका है। वैसे इस मुकाबले के लिए अभिषेक शर्मा का खेलना मुश्किल है। ऐसे में संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, जिसे वे जरूर भुनाना चाहेंगे। वैसे पिछले मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी जिस तरह से लड़खड़ाई थी, टीम उसको जरूर दुरुस्त करना चाहेगी। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के साथ ही भारतीय टीम उतरना चाहेगी, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती और उपकप्तान अक्षर पटेल एक बार फिर से मौजूद दिखाई दे सकते हैं। वहीं नामीबिया की बात करें तो टीम को अपने पहले मैच में नीदरलैंड से हार मिली है। ऐसे में एक और हार टीम की मुश्किलों को बढ़ा देगी। भारत और नामीबिया ICC T20 वर्ल्ड कप में इससे पहले साल 2021 में भिड़े थे, जहां भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया था। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड को देखें तो भारतीय टीम ने यहां 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में जीत और 2 में हार मिली है। कुल मिलाकर भारत के लिए ये मुकाबला अपनी ताकत और कमजोरी को टटोलने का एक और मौका है। वहीं नामीबिया के लिए खुद के भरोसे को मजबूत करने के रूप में सामने है। कागज पर भारत पूरी तरह मजबूत और फेवरेट टीम नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट हमें बार बार याद दिलाता है कि मैच बड़े नाम से नहीं, प्रदर्शन से जीता जाता है। क्या दिल्ली में डिफेंडिंग चैंपियन भारत एक बार फिर से दमदार जीत दर्ज करेगी या नामीबिया कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? सबकी निगाहें हैं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर। कैमरा पर्सन SP दुबे के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए आपको ले चलते हैं हरियाणा के सूरजकुंड मेले में, जहां रंग, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। लोकल टू ग्लोबल थीम पर सजे 39वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। हस्तशिल्प, स्वादिष्ट व्यंजन और हर शाम रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां खास आकर्षण है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की यह खास रिपोर्ट। रंग, कला और संस्कृति का महासंगम हरियाणा के सूरजकुंड में एक बार फिर सजी है देश दुनिया की लोक परंपराओं की अनोखी झलक। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला, जहां शिल्पकारों की मेहनत, लोक कलाकारों की प्रस्तुति और भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर एक साथ दिखाई दे रही है। लोकल टू ग्लोबल थीम पर आधारित इस मेले में इस बार 50 से ज्यादा देशों और 700 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़ा और हाथ से बने सजावटी सामान लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि सूरजकुंड को दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला कहा जाता है।
मेला बहुत ही अच्छा है सर। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। सूरज कुंड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मेला, एक बहुत बड़ा नाम है। मैं अपने आर्ट फॉर्म के माध्यम से इन्हें एक नए आर्ट फॉर्म में बना के, ताकि आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर महिलाओं को रोजगार भी देती हूँ। खान पान के शौकीनों के लिए भी ये मेला किसी जन्नत से कम नहीं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए यहाँ स्वाद का खजाना मौजूद है। ये मेला मस्ट विजिट है, यहाँ पर सबको आना चाहिए। यहाँ पर हर स्टेट के क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट सब मिल रहे हैं। बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा है यहाँ। फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मेला। चॉइस है, वैरायटी है और माहौल है और खूबसूरत है। हमारे अपने शहर की एक शान है ये सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद का। हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें। यहाँ पे साड़ी वगैरह, हैंडलूम्स का बहुत अच्छा सामान है। हमारे हरियाणा की शान है, आन है, बान है। नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। इस बार हर स्टेट का तो पहले भी होता था, इस बार और भी स्टेट्स हैं, लेकिन इस बार कंट्रीज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरजकुंड मेला सिर्फ शिल्प तक सीमित नहीं है। मुख्य चौपाल और महा स्टेज पर हर शाम लोग बॉलीवुड, सूफी, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और हास्य की रंगारंग प्रस्तुतियां हो रही हैं। भारत के हर कोने से आए कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले में विदेशी कलाकार भी अपने नृत्य से सबका मन मोह रहे हैं। पिछले साल जहां करीब 10 लाख पर्यटक सूरजकुंड पहुंचे थे, वहीं इस बार इससे भी ज्यादा भीड़ की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है कि सूरजकुंड मेला आज भारतीय शिल्पकारों, हैंडीक्राफ्ट और लोक कलाकारों को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का एक बड़ा मंच बन चुका है। सूरजकुंड मेला 2026 सिर्फ खरीदो फरोख्त का एक मंच नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का एक प्रयास भी है। लोक कला, शिल्प और परंपराओं को सहेजता सूरजकुंड मेला देश विदेश से आए सैलानियों के लिए एक यादगार अनुभव बन रहा है। कैमरा पर्सन विमलेश के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद, हरियाणा। और अब बात भारत में होने जा रही आर्टिफिशियल इम्पैक्ट समिट की बात करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है। उससे पहले डीडी न्यूज़ ने फ्रैक्टल एनालिटिक्स के को फाउंडर और ग्रुप सीईओ श्रीकांत वेलमकन्नी से बात की। आइए देखते हैं कि उनका इस समिट और एआई की संभावनाओं को लेकर क्या कहना है। नमस्कार, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एआई के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी भी करने जा रहा है। जिस तरीके से आधार, यूपीआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने एक उदाहरण के तौर पर पेश किया और विश्व आज उसे देख रहा है, ऐसे ही एआई के क्षेत्र में भी भारत एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर खड़े होने की दिशा में अब आगे बढ़ चुका है और विकसित भारत 2047 की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और इस समय हमारे साथ विशेष खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फ्रैक्टल एनालिटिक्स के सीईओ और को फाउंडर श्रीकांत वेलमकन्नी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। धन्यवाद भावना जी। सबसे पहला सवाल आपसे सर यही कि भारत ने यूपीआई और आधार के जरिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल बेंचमार्क सेट किया है। क्या एआई को भी उसी तरह ओपन, इंक्लूसिव और स्केलेबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बिल्ड किया जा सकता है और इसमें भारत की यूनिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बिल्कुल किया जा सकता है। जो भारत की सबसे बड़ी सफलता आधार और यूपीआई में ये है कि ये हर नागरिक को, हर भारतवासी को उपलब्ध है। अगर ऐसा ही हम अगला लेयर उसके ऊपर बनाएं, जो कि एक इंटेलिजेंस लेयर होगा, अगर जिस तरह से हमें अभी आइडेंटिटी के लिए आधार और पेमेंट्स के लिए यूपीआई यूज करते हैं, अगर हर नागरिक और हर भारतवासी को अगर एआई बेस्ड सर्विसेज अवेलेबल हो, ना सिर्फ हेल्थ केयर में बल्कि एजुकेशन में, बल्कि हर गवर्नमेंट सर्विस इजीली एक्सेसिबल हो, ये हो सकता है और ये बिल्कुल मुमकिन है। और भारत का सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज ये है कि ये 140 करोड़ के पॉपुलेशन में उपलब्ध किया जा सकता है। इसके साथ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स डिसीजन इंटेलिजेंस में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज आप किस एआई मॉडल्स या सिस्टम पर काम कर रहे हैं? खासतौर पर देखा जाए, मैंने आपके बारे में पढ़ा मैथ्स, लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं। क्या एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हमें फ्रैक्टल की तरफ से कोई नए एआई सोल्यूशन या विजन की झलक देखने को मिलेगी?
बिल्कुल, फ्रैक्टल एंटरप्राइज एआई में काम करता है, दुनिया के बड़े से बड़ी कंपनियों को हेल्प करता है कि वो ग्रो करें अपने बिजनेस को, वो रेलेवेंट रहें और मोर प्रॉफिटेबल बन जाए और उनके डिसीजंस में एल्गोरिदम्स और एआई यूज किया जा सके। भारत के लिए हम इंडिया एआई मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी कल्पना यह है कि हम भारत के लिए ऐसा हेल्थ केयर मॉडल बनाए जो 140 करोड़ सारे नागरिक, सारे भारतवासियों को मिले और एक नया स्टैक बने यूपीआई और आधार के ऊपर। इस तरह कि कोई भी, जैसे कि आप ई संजीवनी देख लें या आयुष्मान भारत देख लें या फिर आरोग्य सेतु देख लें, भारत ने इतने सारे हेल्थ स्टैक के एलिमेंट्स बना दिए हैं। क्या इन सब एलिमेंट्स को जोड़ा जा सकता है और उसके ऊपर ऐसा इंटेलिजेंस लेयर ऐड किया जा सकता है ताकि हर नागरिक को, जैसे वो डॉक्टर से मिलने से पहले, डॉक्टर मिलने से बाद, अपने मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सारे यूज करके ये आराम से और फ्री में ये सारे सर्विसेज उपलब्ध किया जाए। ये हमारी कल्पना है और ये हम दिखाना चाहते हैं इम्पैक्ट समिट में। बिल्कुल, इसके साथ साथ हमने देखा कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ भी आ चुका है। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, मार्केट शेयर में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैपिटल मार्केट में किस तरीके से एआई की स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं? देखिए, एआई इतनी ट्रांसफॉर्मेशनल बड़ी टेक्नोलॉजी है कि दुनिया के हर कंपनी इससे चेंज हो जाएगा और ये परिवर्तन न ही कंपनीज में बल्कि जिस तरह से हम काम करते हैं हर दिन, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो जो एआई कंपनीज होंगी ये काफी बड़ी कंपनीज बनेंगी और ये पब्लिक भी होंगी। तो हम देखेंगे जिस तरह से टेक्नोलॉजी कंपनीज, आईटी सर्विसेज कंपनीज पिछले 30 सालों में बड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया है, इसी तरह से एआई कंपनीज न सिर्फ फ्रैक्टल बल्कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, बड़ी बड़ी ये कंपनियां, एआई कंपनीज आएंगी और इस तरह से फ्रैक्टल का भी एक ये नाम होगा। इसमें हमारी उम्मीद है। ये इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं श्रीकांत जी कि भारत एआई को तेजी से अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन अगर ग्लोबल एआई रेस की बात की जाए तो भारत अभी किस स्थान पर, किस पायदान पर आपको नजर आ रहा है और हमें किस तरीके से इन चैलेंजेस को आगे बढ़ते हुए, इन चैलेंजेस को पार करते हुए एक एआई मिशन जो हमारा है उसको एक स्ट्रॉन्ग मॉडल के तौर पर विश्व के सामने खड़ा करना होगा? जहां तक कंज्यूमर एडॉप्शन की बात है, भारत काफी आगे है। चैट जीपीटी, जो कि आप सब जानते हैं, एक एआई मॉडल है, सब यूज करते हैं। करीब 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ लोग दुनिया में इसे यूज करते हैं। इसमें से कम 1/3 भारत से है। सो भारत का एआई एडॉप्शन काफी हाई है और बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक देखेंगे कि भारत की कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो एआई मॉडल्स बना रही हैं और भारत के कितने कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज हैं जो एआई को एक्टिवली यूज कर रहे हैं, यहां हम अभी भी थोड़ा बहुत पीछे हैं। अगले कुछ सालों में, और ये एआई इम्पैक्ट समिट एक बहुत बड़ा मौका है कि भारत की कंपनी से दिखाएं कि वो एआई कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे एआई बना रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 3 से 4 साल में भारत की कंपनियां ऐसा मशहूर एआई बनाएं कि पूरी दुनिया उससे इम्प्रेस हो जाए और भारत का नाम एआई में भी और बढ़ जाए। और लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि हमें उस एग्रेसिव स्पीड से आगे बढ़ना होगा अगर हमें उन देशों के कंपैरिजन में आना है जो पहले से ही एआई में एक बड़ा रोल प्लेयर निभा रहे हैं। इसके साथ साथ श्रीकांत जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि एआई मिशन का एक और महत्वपूर्ण पिलर है, वो है एथिकल एआई। किस तरीके से प्राइवेसी, डीप फेक्स, ट्रस्ट और बायस, ये सारे चैलेंजेस हैं आज एआई क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहे हैं। इन चैलेंजेस से डील करने के लिए भारत को किन मापदंडों की ज़रूरत है? कैसे एआई कंपनीज और आप जैसे जो महानुभाव हैं, विभूतियां हैं जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली हैं, वो क्या सोच लेकर आगे बढ़ रही हैं? जी, एथिकल एआई और एआई सेफ्टी, और ये एक और शब्द यहाँ पर एआई अलाइनमेंट। एआई अलाइनमेंट का मतलब यह है कि हम जो एआई से चाहते हैं वो एआई वही करे। ये अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स ऑफ एआई अभी काफी कॉमनली नोन है, लेकिन ऐसा जरूर हमको इंप्लीमेंट करना होगा कि हर मॉडल में, भारत की हर एआई सॉल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल एआई ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हो, ताकि हम हर नागरिक इसे सेफ और ट्रस्टेड तरीके से इसे यूज कर सके। ये भारत के कई सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं।
इसके साथ श्रीकांत जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि हम सब आगे बढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत एट 2047। उसमें एक एआई महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। अगले 2 दशकों की बात करें, आप 2 दशकों से हैं, अगले 2 दशकों के फ्यूचर प्लानिंग और रोड मैप को लेकर बात करें तो कैसे बढ़ता हुआ ये एआई का क्षेत्र आपको दिख रहा है? क्योंकि ये तो ज़रूर है कि हम एक ऑप्टिमिस्टिक देश हैं, हम एआई को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उन सब चैलेंजेस को जो आप कह रहे हैं और उन सब ट्रस्ट को आगे लेते हुए कैसे विकसित भारत 2047 में एआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? एआई का अगला लक्ष्य है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो उस समय को कहते हैं जब एआई हर आदमी के, हर सिटीजन के से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाए। उस समय सारे इंडस्ट्रीज बदल जाएंगी। जिस तरह से हम एआई यूज करेंगे, अभी यूज कर रहे हैं, उससे काफी आगे बढ़ जाएगा। और इस समय इट विल बी एन इकोनॉमी ऑफ अबंडेंस। सो अगर भारत एआई को हार्नेस कर पाता है तो AGI तक ले जाता है, तो उसके बाद हमारे 140 करोड़ जो भारतवासी हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होगा कि अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ सेटिस्फैक्शन सब बढ़ सकता है। तो ये इसके लिए हमको मेरी कल्पना ये है कि भारत नंबर 1 हो एआई में अगले 10 साल में, और AGI आते ही भारत के हर नागरिक को इससे फायदा हो जाए। बिल्कुल श्रीकांत जी, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, डिसीजन मेकिंग का नया कंपास है एआई। भारत आज जिस तरीके से इंटेंट, स्केल और साथ ही विस्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, एआई इम्पैक्ट समिट इस बात का संकेत साफ तौर पर दे रहा है कि भारत सिर्फ फ्यूचर अडॉप्ट नहीं कर रहा, फ्यूचर होस्ट भी कर रहा है। आप DD न्यूज़ के साथ जुड़े श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ श्रीकांत जी ने जिस तरीके से बताया क्लैरिटी, ह्यूमिलिटी के साथ कि भविष्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है एआई के क्षेत्र में, ऐसे में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का सब इंतजार करें। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए अनुमति। नमस्कार। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम का हाल। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब देखते हैं कि आपके शहर में मौसम का क्या है मिजाज।
और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो चला है अब आपसे अनुमति लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको हमेशा की तरह हम कुछ खास झलकियां पेश करके जाते हैं। और यहाँ आ रही है बोलीविया की राजधानी ला पाज में इन दिनों कार्निवल चल रहा है, जहां लोग रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर पारंपरिक नृत्यों के साथ सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर नाचते गाते और हंसी मजाक करते हुए ये लोग बता रहे हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आप इन झलकियों का लीजिए आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।